अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम रमज़ान सीरीज़ के साथ। आज अगेन हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका हमारे माशरे से भी बहुत अहम ताल्लुक़ है, मेडिकल शोबे से भी अहम ताल्लुक़ है और कुछ हद तक मज़हबी तबके से भी ताल्लुक़ है। नाम है इसका कज़न मैरिजेस। आप सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि कज़न मैरिजेस हमारे यहाँ किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तनाजुर में देखे जाते हैं। मुख्तलिफ़ तबक़ात में इसको डिवाइड किया हुआ है। सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचती है, मेडिकल साइंस क्या कहती है, मज़हबी तौर पे इसकी क्या आगाही है। तो हसास टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और अपनी कोई राय देने से पहले रिव्यू कर लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। बहुत सोच समझ के और नबे अल्फाज में ये बयान करना चाहता हूँ मैं, किसी की दिल आज़ारी ना हो और इस बात को किसी भी नेगेटिव पहलू में ना लीजिएगा। ये बहुत ही सोसाइटी के लिए मैं एक समझे एक पब्लिक सर्विस मैसेज ही कर रहा हूँ, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। कज़न मैरिजेस हमारे यहाँ एक कुछ तबके में सोशल टैबू के तौर पर समझे जाते हैं और इस तरह समझा जाता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से लाजमी जो शादी के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो बीमार होगा या उसमें कोई मौरूसी बीमारी लाहक हो जाएगी और जो आगे जाके अपना ज़हूर करेगी। तो ऐसा शायद थोड़ा बहुत होता हो जिसकी तफसील मैं आगे जाके आपको बयान करूँगा, लेकिन हतमी तौर पे ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मेडिकल साइंस भी वजाहत करती है और इस वजाहत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि दर्जात हैं कज़न मैरिजेस में। दर्जा अव्वल ये है कि फ़र्स्ट कज़न में शादी हो रही है, ठीक है। दर्जा दोम ये है कि पेरेंट्स के कज़न्स हैं, उनके बच्चों में शादी हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कज़न्स और सेकंड कज़न्स जब ये एक डिफरेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं तो इसके जो डाउट्स होते हैं वो भी डिफरेंट पैरामीटर्स में आ जाते हैं कि फ़र्स्ट कज़न में अगर कोई फैमिली शक करती है कि चांसेस बढ़ सकते हैं इनहेरिटेंस में या कंजेनाइटल में या मौरूसी बीमारियों में आने वाले बच्चे में, तो सेकंड कज़न्स में ये चीज़ काफ़ी हद तक डिमिनिश हो सकती है। एक तो ये फ़र्क हो गया कि अगर सेकंड कज़न में मैरिजेस हो रही है तो वो 50% वो जहन जो है वहाँ वैसे ही क्लियर हो जाता है कि चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी इनहेरिटेड डिजीज़ वो कम हो जाते हैं। अच्छा, सेकंडली फ़र्स्ट कज़न्स की बात कर लें। सेकंड कज़न्स का तो मामला वैसे ही तकरीबन हल हो जाता है, उसमें मसला नहीं। फ़र्स्ट कज़न्स में बहुत इम्पोर्टेंस होती है इन चीज़ों की और इसको समझना ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को एक ही ज़ाविये से देखें या उसमें थोड़ी सी और वजाहत के साथ अगर आगे चलें तो हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं और किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो उसमें ये है कि फ़र्स्ट कज़न्स में अगर शादी का कोई सोच रहे हैं फैमिलीज़, दो फैमिलीज़ सोच रही हैं अपने बच्चों के हवाले से और दोनों बच्चे जो हैं वो फ़र्स्ट कज़न्स हैं, यानी खाला, मामू, चाचा और इस तरह के रिश्तों में जो हैं वो फूफा हैं, तो इनके रिश्तों में आपस में बच्चों में शादी हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड का मतलब हिस्ट्री देखनी पड़ेगी पेरेंट्स को कि उनके अपने जो भी उस एज ग्रुप के लोग हैं उसमें कोई ऐसी मौरूसी बीमारी तो नहीं ज़हूर हुई है। सेकेंडली उनके एंसेस्टर्स में, आबा और अजदाद में कोई ऐसी बीमारी जिनका उनको पता हो कि लाहक हुई है। वो नहीं पता होता, माजी बाईद में जो बीमारियां लाहक होती रही हैं बुज़ुर्गान को, हमारे आबा अजदाद को, उनका हमें आइडिया नहीं होता क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना एडवांस नहीं था। तो दे हार्डली एवर नो अबाउट इट कि वेदर दे हैव कम अक्रॉस एनी सच इनहेरिटेड डिजीज़ और नॉट, और अगर वो वही भी है तो वो शायद वो उस वक्त किसी और तनाजुर में ली गई होंगी, तो दे कैन हार्डली डिग आउट अबाउट इट। तो कोशिश ये करें कि अपने एज ग्रुप के लोगों में देखें कि जो हमारे अतराफ़ के जो बहन भाई हैं उसमें तो नहीं है ऐसी कोई चीज़, या हमारे जो भी बच्चों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ के ज़ुमरे में आती हो,
ठीक, या क्रोमोसोमल डिजीज़ के ज़ुमरे में आती है। तो इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें। फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है तो 2-4 ब्लड टेस्ट होते हैं, हीमोफीलिया के हवाले से है और आर्थराइटिस है, ये सब ये चीज़ें हैं, डायबिटीज़ है, ये भी क्रोमोसोमल डिजीज़ में आ रही है। और असल जो ये हार्ट का, कि हार्ट में जो बच्चों में सुराख हो जाता है तो वो भी इनहेरिटेड डिजीज़ में आता है, क्रोमोसोमल डिजीज़ में भी आता है। तो ये ज़रा बच्चों को एवेल्यूएट करवा लें अगर फर्स्ट कज़न में शादी करने का है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब आप एवेल्यूएट करवा लेंगे और इसमें आपको क्लियरेंस होगी तो देयर आर चांसेस के, मतलब क्योंकि देखें हर चीज़ आप एवेल्यूएशन पे या इन्वेस्टिगेशन पे उसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते 100%। शक व शुबात और कन्फ्यूजन और डाउट्स रहते हैं, लेकिन मोर देन 70 या 75% जो है आप ये चीज़ें एवेल्यूएट कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ होती है तो उसका बस ठीक है, वो एक होने वाली बात थी, वो हो गई। उसके हवाले से कोई भी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, एंटिसिपेशन नहीं हो सकती। और चाहे फर्स्ट कज़न हो या ना हो, ये जो 25% जो डाउट्स का रह जाता है वो किसी भी कपल में ये उनके अपने ऑफिस स्प्रिंग्स में ये चीज़ जन्म ले सकती है। ये 25% हमेशा रहेगा किसी भी कपल के उसमें जो भी प्रेगनेंसी होती है और उसका जो आउटकम होता है। तो ये इसको एलिमिनेट कोई भी नहीं कर सकता। तो इस हवाले से ये 25% की जो रिमेनिंग है इसके हवाले से फिर सोचना बेकार है इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द 75% ऑफ योर इन्वेस्टिगेशंस। और मेडिकल साइंस यही कहती है कि ठीक है, ये कहीं भी इसमें मना नहीं है कि कज़न मैरिजेस ना हो, जस्ट इवेल्युएट कर ले, असेस कर ले, हिस्ट्री डिग आउट कर ले, और इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो यू कैन गो अहेड विद इट। और नेगेटिवली इसमें यही है कि चांसेस ये हैं कि ठीक है, गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कोई चीज़ डेवलप हो भी जाती है आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें चांसेस ये है कि हार्ट में सुराख होना और लेटर ऑन डायबिटीज़ का मैनिफेस्ट होना अर्ली एजेस में, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कह सकते हैं, और आर्थराइटिस का होना, जोड़ों की बीमारियों का। कोई ऐसे स्किन डिजीज़ भी होती हैं कि जो स्किन में मैनिफेस्ट करती हैं, वो भी कंजेनाइटल्स में आ सकती हैं, वो तो बहुत रेयर हैं लेकिन। और बाकी जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है और आपके ये स्पाइंस का भी हो सकता है। डराने मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ हर जगह मुमकिन है, लेकिन अगर उसको केयरफुली असेस करें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। बहुत सारे जो अबहाम हमारे जहनों में हैं, गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं, उनसे हम बच सकते हैं और रैशनल डिसीजन ले सकते हैं अगर हमें आगाही हो तो। बस इतनी सी बात थी कि इन सारी चीज़ों का मकसद यही है कि आप कज़न मैरिजेस का नाम सुनते ही ये ना हो जाएं कि ये तो हो ही नहीं सकती। ना कहीं दीन इसको मना करता है, ना सोसाइटी में इसका ऐसा कोई है कि अगर कज़न मैरिजेस हो गई तो मसला ही मसला है, ये भी नहीं है। और ना मेडिकल साइंस इसके हवाले से कोई ऐसी बात करती है कि कज़न मैरिजेस शुड बी डिस्करेज्ड। कंसंजेनियस मैरिजेस जिसको कहते हैं कि ब्लड रिलेटिव्स में जो रिश्ते हो सकते हैं, उसके हवाले से मेडिकल साइंस भी कुछ ऐसा नहीं कहती। एवेल्यूएशन, केयरफुल असेसमेंट, बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर असेस करवा लें तो आप 75% असेस कर सकते हैं कि वेदर देयर आर चांसेस ऑफ एनी रिस्क ऑफ एनी ट्रांसमिशन of any kind of congenital or inherited disease. Otherwise, if there are no possible outcomes, तो you can go ahead with it. बस इतनी सी बात कहनी थी। I hope कि I conveyed my message carefully and clearly. Hope you find it very useful, and please forward it to others who don't know about it. And I would really appreciate any comments regarding this. Thank you. Allah Hafiz.